नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई जोश और नए ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। करंट की क्लास की ये पहली वीडियो है। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे मैटर को, सारे कंटेंट को उपलब्ध करा दिया है। आप लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। अंत तक देखने के बाद अच्छे से देखकर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है उसको एक नोट के माध्यम से उपलब्ध कराया है, आप जा करके वहां पर नोट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट्स। दोस्तों अभी हाल ही में अलाइनमेंट्स अलाइनमेंट्स एप्लीकेशन है, जो कि एक सोशल एप्लीकेशन है, यानी सोशल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अलाइनमेंट्स एक सोशल एप्लीकेशन है जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। ये अलाइनमेंट सोशल एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम के समान कार्य करेगा। यदि आपके प्रश्न पूछे अलाइनमेंट्स एप्लीकेशन किसके समान कार्य करेगा, तो व्हाट्सएप के बाद फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम, ये जो 3 सोशल एप्लीकेशन है, उसी सोशल एप्लीकेशन के आधार पर अलाइनमेंट्स एप्लीकेशन काम करेगा। और ये अलाइनमेंट्स एप्लीकेशन एक सुपर सोशल एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यानी यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है, यानी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस अलाइनमेंट ऐप को बनाया गया है, जो सोशल एप्लीकेशन के तरह कार्य करेगी। अगर दोस्तों हम यहाँ से बात करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो अगर हम बात करें फेसबुक की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होगा फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने। फेसबुक की स्थापना किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। जबकि व्हाट्सएप की स्थापना 2 लोगों ने किया था। व्हाट्सएप की स्थापना कितने लोगों ने किया था? 2 लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप की स्थापना की थी। और व्हाट्सएप की स्थापना जैकब क्यूम एवं बैरियन एक्टन। तो जैकब क्यूम और बैरियन एक्टन ने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। जबकि केविन सिस्ट्रॉम एवं माइक क्रेगर ने इंस्टाग्राम की स्थापना किया था। हमने इसको इसलिए बताया क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। तो उसी क्रम में ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बार बार एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। कई बार रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं कि व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी, तो व्हाट्सएप की स्थापना जैकब क्यूम और बैरियन एक्टन ने किया था। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने किया था। इंस्टाग्राम की स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने किया था। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछे जो अलाइनमेंट्स ऐप है वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया। अगला टॉपिक होगा हमारा बलराम योजना। दोस्तों ये बलराम योजना अभी हाल ही में
बलराम योजना अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उड़ीसा की सरकार के द्वारा बलराम योजना की शुरुआत की गई है और यह बलराम योजना उड़ीसा की राज्य सरकार, यह बलराम योजना उड़ीसा की राज्य सरकार और उड़ीसा की राज्य सरकार एवं नाबार्ड के सहयोग से किया गया है। नाबार्ड। अब दोस्तों जब नाबार्ड की बात आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि नाबार्ड कैसी संस्था है। नाबार्ड एक कृषि से संबंधित ऋण देने वाली संस्था है और यह जब कृषि से ऋण देने वाली संबंधित संस्था है तो ये जो कोविड-19 महामारी आई है, तो कोविड-19 महामारी के चलते किसानों को हो रहे नुकसान के वजह से नाबार्ड और उड़ीसा की राज्य सरकार ने हाल ही में एक समझौता किया है और भूमिहीन किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी। यानी उड़ीसा की राज्य सरकार और नाबार्ड के द्वारा उड़ीसा के भूमिहीन किसानों को ऋण देने की योजना है और इसका लाभ लगभग 70,000 किसानों को मिलेगा। उड़ीसा की लगभग 70,000 किसानों को ये लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा का पोस्टमार्टम यहीं पर कर लेते हैं। यानी उड़ीसा का जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, उड़ीसा से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, यदि आपसे कहें उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। जबकि उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल और उड़ीसा की राजधानी जो है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है, यानी पहले इसको उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग जानते हैं, जो उड़ीसा उत्कल तट पर, जो उत्कल तट भारत के पूर्वी तटों पर है, तो इसी उत्कल तट के नाम से, यानी उत्कल को ही उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे इसकी उड़ीसा की अगर बात करें, तो जो उड़ीसा की विधानसभा है, तो उड़ीसा के विधानसभा की सीटों की संख्या 147। उड़ीसा के विधानसभा की सीटों की संख्या 147, जबकि उड़ीसा की राज्यसभा में सीटों की संख्या उड़ीसा के राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 और लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछे उड़ीसा के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 147। उड़ीसा के राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10। और उड़ीसा के लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 20 सीटें लोकसभा की है। अगर हम बात करें नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य जो एक महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है, ये उड़ीसा में ही स्थित है। अगर हम कहें कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, जो सबसे ज्यादा उड़ीसा से पूछा जाता है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। अब आगे हम बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा पूर्वी तटों पर स्थित भारत का एक राज्य है। अब हम आते हैं इस नाबार्ड पे, तो नाबार्ड एक राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक है। राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक है। नाबार्ड राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक है, यानी कि यह कृषि से संबंधित भारत की सर्वोच्च संस्था है। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन गोविंद राजू चिंतला हैं।
गोविंद राजू चिंतला। तो नाबार्ड और नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड एक राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक है जो कृषि से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन गोविंद राजू चिंतला हैं। हमारा अगला टॉपिक है सोमालीलैंड। देखिए एक हाल ही में सोमालीलैंड चर्चे में रहा। सोमालीलैंड हाल ही में चर्चे में रहा। देखिए जो सोमालीलैंड का हिस्सा है, ये सोमालीलैंड सोमालिया का हिस्सा है। सोमालीलैंड, ये सोमालीलैंड है, ये जो हो गया सोमालीलैंड, ये सोमालीलैंड यहाँ पर स्थित है। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है सोमालिया, जिसे डाकुओं का देश कहा जाता है। सोमालिया जिसे डाकुओं का देश कहा जाता है और इसी सोमालिया का हिस्सा है ये सोमालीलैंड। और यहाँ पर जिबूती और सोमालीलैंड के ठीक बगल में जिबूती है और जिबूती के ठीक ऊपर यहाँ पे लाल सागर और स्वेज नहर बना हुआ। लाल सागर है जो स्वेज नहर के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। अगर हम बात करें जो सोमालीलैंड मुद्दा भी हाल ही में चर्चे में रहा, क्योंकि ताइवान और सोमालिया ने चीन के एक चीन नीति का उल्लंघन करते हुए ताइवान और सोमालिया ने चीन के एक चीन नीति का उल्लंघन करते हुए ये दोनों देशों ने आपस में समझौता कर लिया है। और सोमालिया में स्थित सोमालीलैंड अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। सोमालीलैंड अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है जो सोमालिया का हिस्सा है। और सोमालीलैंड और ताइवान इन दोनों ने आपस में एक समझौता कर लिया है जो एक चीन नीति का उल्लंघन माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे एक चीन नीति क्या है। एक चीन नीति का अर्थ है कि यदि कोई भी देश ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना चाहता है, यदि कोई भी देश ताइवान के साथ यदि कूटनीतिक संबंध बनाना चाहता है तो उसे चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना होगा। अन्यथा जो ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाएगा वो एक चीन नीति का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अगर हम बात करें सोमालीलैंड की तो सोमालीलैंड की राजधानी हरगिसा। सोमालीलैंड की राजधानी हरगिसा है। और हम बात करें ताइवान की तो जो ये ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपे। अगर बात करें ताइवान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है तो ताइवान के वर्तमान में प्रधानमंत्री साई इंग वेन वर्तमान में ताइवान के प्रधानमंत्री है। अगर हम बात करें ताइवान के क्षेत्रफल की तो ताइवान का कुल क्षेत्रफल 36,197 वर्ग किलोमीटर है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान कितना छोटा देश है। तो जो ये ताइवान है वो चीन सागर में स्थित है और ये जो सोमालिया का सोमालीलैंड है ये स्थित है कहाँ पर, हिंद महासागर के क्षेत्रों में। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित ताइवान और सोमालीलैंड के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ जो एक चीन नीति का उल्लंघन माना जा रहा है। अब जो ये एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल 36,197 वर्ग किलोमीटर है, अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे तो हाल ही में ताइवान और किस देश के बीच या किस स्वतंत्र देश, अपने को स्वतंत्र मानने वाले देश के बीच समझौता हुआ है, तो सोमालीलैंड के बीच। और ये जो जिबूती है, इस जिबूती में चीन का भी सैन्य अड्डा है, तो ये दोनों के आपस में टकराव का एक कारण भी बन सकता है। हमारा अगला टॉपिक होगा नौदूत। अब हम बात करेंगे ये नौदूत क्या है। अगर हम बात करेंगे ये नौदूत क्या है तो नौदूत अभी हाल ही में भारतीय रेल के जबलपुर मंडल के द्वारा एक इंजन का निर्माण किया गया है जो ड्यूल मोड शंटिंग लोको
के नाम से, यानी ड्यूल मोड शंटिंग लोको एक प्रकार का इंजन है। ड्यूल मोड शंटिंग लोको एक प्रकार का इंजन है जिसे हाल ही में जबलपुर मंडल के द्वारा निर्मित किया गया है और इसका नाम नवदूत है। यानी जो ये ड्यूल मोड शंटिंग लोको इंजन का निर्माण किया गया है और ये जबलपुर के द्वारा निर्माण किया गया और इसका नाम क्या है, नवदूत, और नवदूत के नाम से निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय रेल की, तो थोड़ा सा इससे बहुत सारे पॉइंट हर एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1843 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग, यानी इसने एक निजी कंपनी को रेल बनाने की योजना बनाई। यानी भारतीय रेल बनाने की सबसे पहले योजना लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1843 ईस्वी में रेल बनाने की योजना बनाई गई और इसका काम एक निजी कंपनी को दिया गया। तो यदि आपसे पूछे सबसे पहली बार रेल बनाने की योजना किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और भारतीय रेल की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 ईस्वी में, भारतीय रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, जो मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक का नोट उपलब्ध है। आप पहले वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद दिए गए नोट को अच्छे से देखेंगे और नोट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।